बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर दो डेफिनेशंस दी गई हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड इनटू एओर्टा ईच मिनट बाय द हार्ट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हर एक मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप कर रहा है उसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। और विनस रिटर्न ये है कि हर एक मिनट में हार्ट के अंदर ब्लड एंटर कितना हो रहा है फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रिया। तो राइट एट्रियम में कितना ब्लड हर मिनट में एंटर हो रहा है उसको वीनस रिटर्न कहेंगे, क्योंकि वेन से एंटर हो रहा होता है। और हार्ट से बॉडी में हर मिनट कितना पंप किया जा रहा है। अब असल में ये खास तौर पे इसलिए कहा हुआ है क्योंकि जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो भी ब्लड पंप कर रहा होता है लंग्स के अंदर, हम उसको नहीं काउंट करेंगे यहाँ पे। और वीनस रिटर्न के अंदर जो लंग से ब्लड आ रहा है आपके पास लेफ्ट एट्रियम में उसको नहीं काउंट करेंगे। बॉडी से जो एक मिनट में हार्ट में आ रहा है उसको हम वीनस रिटर्न कहेंगे, और जो हार्ट से बॉडी में जा रहा है एक मिनट में या एओर्टा में जा रहा है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे। तो जितना ब्लड आता है उतना ही आमतौर पर जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वीनस रिटर्न इज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो हार्ट बीट्स के लिए वीनस रिटर्न मिसाल के तौर पर ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट कम है। क्यों? क्योंकि हार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है, यानी हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए कि बॉडी को ब्लड की जरूरत है तो वीनस रिटर्न ऑल थोड़ा कम होता है। लेकिन एक दो बीट्स के लिए कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है कि हम कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकालते हैं कि हार्ट के अंदर का भी थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड था वो भी हम पंप कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी। फिर नॉर्मल वैल्यूज कार्डियक आउटपुट की क्या होती हैं? एक हेल्दी यंग मैन के अंदर 5.6 लीटर्स पर मिनट है और एक हेल्दी यंग वुमेन के अंदर 4.9 लीटर्स पर मिनट है। तो फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कम होती है। अच्छा, ये हेल्दी में थी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी साथ साथ इसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो 5.6 और 4.9 की अगर आप एवरेज है तो ये तकरीबन 5.2 5.3 के करीब बनेगी। लेकिन जब एज के साथ साथ ये कम होती चली जाती है तो हम ओवरऑल एवरेज लेते हैं इंसानों में वो 5 लीटर्स पर मिनट लेते हैं। कार्डियक आउटपुट की एवरेज है 5 लीटर्स पर मिनट। ठीक हो गया। अच्छा, कौन से फैक्टर है जो कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट कर रहे होते हैं? आपके जो टिश्यूज का मेटाबॉलिज्म है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा। नंबर 3, पर्सन की एज। और नंबर 4, साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी का साइज बड़ा है तो ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है। एज का ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब है कि अब मसल वगैरह को इतने ब्लड की जरूरत नहीं है, डिमिनिश हो गए हुए हैं मसल्स, तो कम ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज हो रही है तो बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड की जरूरत है। तो ये चीजें हम बाद में आहिस्ते से डिस्कस करते हैं। फिर कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? अब इसमें बेसिकली कार्डियक इंडेक्स को क्यों यूज किया गया कि अगर मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा है तो उसके अंदर कार्डियक आउटपुट की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी, लेकिन वो थोड़ी वैल्यू उसके लिए नॉर्मल है। तो और एक इंसान की बॉडी बहुत बड़ी है तो उसके लिए ज़्यादा वैल्यू नॉर्मल है। तो ये देखने के लिए कि यार बॉडी की जो साइज है उसके हिसाब से कार्डियक आउटपुट को देखा जाए तो कार्डियक इंडेक्स इज होता क्या है? कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब बच्चा होगा तो उसकी स्क्वायर मीटर बॉडी भी छोटी होगी तो कार्डियक आउटपुट भी छोटा होगा। कार्डियक इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा बच्चे का। ठीक है, तो हम कार्डियक इंडेक्स को देखते हैं कि कार्डियक इंडेक्स को क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर 70 किलो का जो बंदा होता है उसकी जो बॉडी का सरफेस एरिया है वो 1.7 स्क्वायर मीटर होता है। तो ये 5 लीटर्स पर मिनट आपने कार्डियक आउटपुट पढ़ा था। 5 लीटर्स पर मिनट डिवाइड बाय 1.7 करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी आपका कार्डियक इंडेक्स की वैल्यू आती है एक 70 किलो के आदमी के अंदर, एक एवरेज आदमी उन्होंने लेने की कोशिश की है। फिर आता है एज से कार्डियक आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एज के साथ साथ जारी बात है, देखे पहले बच्चा है उसके अंदर कार्डियक आउटपुट कम होगा क्योंकि उसका बॉडी का साइज छोटा है। जैसे जैसे उसका बॉडी का साइज बढ़ता जा रहा है उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ता जा रहा है। ठीक, ऑलमोस्ट टिल द एज ऑफ 18 जब तक ग्रोथ हो रही है, जब तक उसका बॉडी का साइज बढ़ रहा है तब तक उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा होता है। ऑलराइट, और उसके बाद एज जब मजीद बढ़ रही होती है तो मतलब अब बॉडी का साइज उतना ही है, मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो रहा है क्योंकि इंसान बूढ़ा हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा, जब अब जरा समझना है, जब तक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की एज तक कार्डियक आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी का साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन 10 ईयर्स की एज तक जो कार्डियक आउटपुट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, बॉडी का साइज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो कार्डियक इंडेक्स जो है वो 10 ईयर्स की एज तक इंक्रीज कर रहा है। कार्डियक इंडेक्स है कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर। तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, स्क्वायर मीटर थोड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो 10 ईयर्स की एज तक आपका कार्डियक इंडेक्स जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, और 10 ईयर्स की एज के बाद फिर आपका कार्डियक आउटपुट इतना खास नहीं बढ़ रहा, मतलब बढ़ तो रहा है, जैसी सी बात है, लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है। ग्रोथ बॉडी की ज्यादा हो रही है
तो कार्डियक इंडेक्स जो है वो कम होना शुरू हो गया। ठीक, और ये कम होता चला जाएगा ओल्ड एज तक। क्यों? क्योंकि जब ग्रोथ आपकी स्टॉप पे हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ना बंद हो जाएगा, ऐसे ऐसे बल्कि कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। तो हालांकि बॉडी का साइज उतना ही रहेगा बुढ़ापे तक। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए तो वो उन्होंने बताया कि 10 ईयर्स की एज में, वैसे नॉर्मल उन्होंने बताया था 3 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है, 10 ईयर्स की एज में ऑलमोस्ट 4 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर तक हो जाता है और फिर कम होना शुरू हो जाता है जिंदगी में। और जब कोई इंसान, और वही इंसान जब कोई ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की एज पे होता है तो इतना ओल्ड एज पे ऑलमोस्ट 2.4 लीटर्स पर मिनट है, जो कि नॉर्मल से कम है। नॉर्मल कहता है 3 लीटर्स पर मिनट। तो 10 ईयर्स की एज में नॉर्मल से ज़्यादा है और फिर ओल्ड एज पे जाके नॉर्मल से कम है। ये एवरेज जो होगा ये होगा ऑलमोस्ट 30s की एज में, और जब इंसान का ग्रोथ भी फुल हो चुकी हुई है और कार्डियक इंडेक्स भी नॉर्मल है। अच्छा, फिर आता है कंट्रोल ऑफ कार्डियक आउटपुट में वेनस रिटर्न। इसमें वो कह रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट का जो प्राइमरी कंट्रोलर है ना, वो हार्ट खुद नहीं है। यानी हार्ट की मर्जी नहीं होती कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए आमतौर पे, ये वीनस रिटर्न की मर्जी होती है। हार्ट बेचारा मजबूर है, उसके पास ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा पंप कर देगा, थोड़ा ब्लड आएगा तो थोड़ा पंप करेगा। तो कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट कौन कर रहा है? वीनस रिटर्न, कि वो कितना ब्लड भेज रहा है हार्ट के अंदर, उतना ब्लड ही बेचारा हार्ट पंप करेगा। अच्छा, अब इसमें फ्रैंक स्टार्टिंग मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा तो हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर देगा, थोड़ा ब्लड आएगा तो थोड़ा पंप करेगा। ये एक मैकेनिज्म है बेसिकली। इस मैकेनिज्म के मुताबिक वो ये समझाते हैं कि जब हार्ट के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड आता है तो एक्स्ट्रा ब्लड आएगा तो वो हार्ट के जो वॉल्स है उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर देगा। जब हार्ट की वॉल्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच होंगी तो वो उतनी ही एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। मतलब वो देख रही है कि यार हमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो वो उतना ही जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा? जितना एक्स्ट्रा ब्लड आया था पंप भी उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो नतीजा यही निकला कि अगर ज़्यादा ब्लड आया तो ज़्यादा पंप हो गया, थोड़ा ब्लड आया तो थोड़ा पंप हो गया। अच्छा, एक तो ये बिल्कुल डायरेक्ट मैकेनिज्म हो गया ना। एक और चीज़ क्या होती है, जब स्ट्रेच होता है तो एक तो वॉल स्ट्रेच हुई थी जिस वजह से वॉल्स ने कहा था यार अब जोर से पंप करना है, एक तो चीज़ ये हो गई ना। दूसरा, जब ज़्यादा ब्लड आना शुरू होता है ना तो साइनस नोड भी स्ट्रेच होता है, राइट एट्रियम स्ट्रेच होता है। साइनस नोड सिग्नल भेजता है ब्रेन को कहता है भाईजान ब्लड बहुत आ रहा है। ब्रेन कहता है अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। एक तो आपकी हार्ट की फोर्स इंक्रीज हो गई थी ना, ब्रेन या नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है। तो अब ये राइट एट्रियम के साइनस नोड के स्ट्रेच होने से जो ब्रेन ने भी काम करना शुरू कर दिया, ये नर्वस सिस्टम ने भी हार्ट प्रेशर अंदाज होना शुरू कर दिया। इसको हम कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। इसको कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। पहले चैप्टर 18 के अंदर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर आता है अंडर मोस्ट अनस्ट्रेस्ड कंडीशंस। आमतौर पे जब इंसान के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता तो यही जो विनस रिटर्न है यही देख रहा होता है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा करना है, कार्डियक आउटपुट कम करना है। हार्ट बेचारा कोई इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा, हार्ट बेचारा कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकता। विनस रिटर्न ही बताता है कि जी इतना विनस रिटर्न है, उस हिसाब से कार्डियक आउटपुट का फैसला हो जाता है। लेकिन अगर विनस रिटर्न बढ़ता जा रहा है, एक खास लिमिट से ऊपर जब विनस रिटर्न बढ़ेगा तो हार्ट कहेगा भाई इतना ब्लड मैं नहीं पंप कर सकता। तो अब कार्डियक आउटपुट जो है वो हार्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है कि हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कितनी है। मतलब एक हद तक, एक रेंज के अंदर तो विनस रिटर्न ही इसको देखेगा, उस रेंज से ऊपर जाके का हार्ट कहेगा भाई बस मेरे पास इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो वो फिर जाहिर सी बात है हार्ट अब हम कहेंगे कि कार्डियक आउटपुट जो है वो हार्ट की एबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन नॉर्मल रेंज के अंदर रहते हुए, अनस्ट्रेस कंडीशन के अंदर रहते हुए आपके ये जो विनस रिटर्न है यही डिटरमिन कर रहा होता है। फिर आता है कार्डियक आउटपुट द सम ऑफ ऑल टिश्यू ब्लड फ्लोज। अब बेसिकली है क्या? कार्डियक आउटपुट हमने कहा था विनस रिटर्न के ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक, विनस रिटर्न क्या है? सारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें से कितना ब्लड जमा हो रहा है उसको हम कहेंगे विनस रिटर्न। अब अगर लोकल ब्लड फ्लो मैकेनिज्म, जो टिश्यूज हैं वो अपने टिश्यूज को तो नहीं बाकी बॉडी का पता, टिश्यू तो अपनी मेटाबॉलिक नीड्स देखते हैं और वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन अपने लोकल ब्लड वेसल्स की। अब अगर सारे टिश्यूज जो हैं वो अपने लोकल ब्लड वेसल्स की वेज़ोडाइलेशन करवा दें, ज़्यादा ब्लड मंगवाना शुरू कर दें, तो वेज़ोडाइलेशन के नतीजे में क्या होगा? ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा, वेन से ज़्यादा ब्लड हार्ट में जाएगा। जब वेन से ज़्यादा ब्लड हार्ट में जाएगा तो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ गई। तो वेज़ोडाइलेशन हुई भी थी, अब कार्डियक आउटपुट बढ़ गई, वेज़ोडाइलेशन काम आ गई। तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो हार्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है लोकल टिश्यू ब्लड फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक, उनके कंट्रोल के मुताबिक। अगर वो उनको ज़्यादा ब्लड की जरूरत है वो वेज़ोडाइलेट करेंगे, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अगर उनको ज़्यादा ब्लड की जरूरत नहीं है तो जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं वो वेज़ोकंस्ट्रिक्ट कर देंगी, वेज़ोकंस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा? वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो ये आर्टरीज की बात हो रही है बेसिकली, आर्टीरियोल्स की असल में।
ठीक है, वेन्स की कंस्ट्रक्शन से तो और काम होता है, लेकिन अभी आर्टीरियोल्स की बात हो रही है क्योंकि लोकल टिश्यू ब्लड फ्लो मैकेनिज्म में वही थे, आर्टीरियोल्स थी हमारे पास। वे तो कंस्ट्रक्ट कर गई, वेनस रिटर्न कम हो गया, तो आपके पास कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। तो हम यही कहते हैं कि टू समराइज कार्डियक आउटपुट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय सम ऑफ ऑल वेरियस फैक्टर्स थ्रू आउट द बॉडी दैट कंट्रोल द लोकल ब्लड फ्लो। ये डेफिनेशन मैंने पढ़ ली। अच्छा, फिर मजीद आगे चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म कार्डियक आउटपुट वेरीज इनवर्सली विद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस व्हेन आर्टेरियल प्रेशर इज अनचेंज्ड। अच्छा, ये कार्डियक आउटपुट का और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन बताया हुआ है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं जब आपके पास आर्टेरियल प्रेशर सेम रहता है। ये किस तरह से बेसिकली होता है कि जब अभी हमने डिस्कस किया कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज हो जाती है तो वीनस रिटर्न कम होता है, एज ए रिजल्ट कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है कम होती है? डेफिनेट सी बात है, बढ़ रही है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने के नतीजे में वीनस रिटर्न कम हुआ, वीनस रिटर्न कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया। तो हमने देखा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। इसी तरह से जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। तो ये उन्होंने एक ग्राफ शो किया हुआ है कि ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और साथ साथ कार्डियक आउटपुट कम होता चला जा रहा है। यहाँ पे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा बहुत कम थी, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा था। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल हो गया, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर गया। तो अच्छा, आर्टीरियल प्रेशर होता है कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इस सारे दौरान ये में जो आर्टीरियल प्रेशर है वो हम देख रहे हैं कि वो नॉर्मल रह रहा है। आर्टीरियल प्रेशर वो नॉर्मल रह रहा है, वो रेगुलेट हो रहा है, वो नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट बेसिकली कर रहा होता है। ये बेसिकली आर्टरीज के अंदर प्रेशर है, या आप इसको ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ये वो प्रेशर है जिसके खिलाफ हार्ट पंप कर रहा होता है, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर है, आर्टरीज में प्रेशर है, हार्ट ने ब्लड को पंप करना है और आर्टरीज में डालना है। अब अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस सेम रहती है तो उस सूरत में तो हार्ट जो है वो पंप कर देता है। जब आर्टीरियल प्रेशर जब सेम रहता है, आर्टीरियल प्रेशर जब सेम रह रहा होता है तो फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस के मुताबिक हार्ट अपनी पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ाया घटा लेता है। लेकिन अगर ये जो टोटल आर्टीरियल प्रेशर है, आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा? नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के कम हो जाने के बावजूद आर्टीरियल प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ है कि हार्ट ज़्यादा ब्लड इसके अगेंस्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो कार्डियक आउटपुट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मैं क्या सिचुएशन कह रहा हूँ कि कार्डियक आउटपुट इतनी रेज ना हो और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो, तो एज अ रिजल्ट आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आर्टीरियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का असर कार्डियक आउटपुट पे हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को रेगुलेट बॉडी में किया जाता है। फिर यहाँ पे इन्होंने इस तरह से इसको ओहम्स लॉ भी कहा है कि ये ओहम्स लॉ के फॉर्म में लिख सकते हैं। कार्डियक, मैंने कहा था आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। उन्होंने उसी को थोड़ा फर्क तरीके से कह दिया कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर ओवर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो कोई इसमें इशू नहीं है। फिर आता था हार्ट हैज लिमिट फॉर द कार्डियक आउटपुट दैट इट कैन अचीव। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि एक हद तक तो विनस रिटर्न बढ़ेगा तो हार्ट अपना बढ़ा देगा कार्डियक आउटपुट, लेकिन उसके बाद हार्ट कहेगा भाई अब मेरी गुंजाइश, इससे ज़्यादा अगर ब्लड तुम लाओगे तो मैं अपनी आउटपुट को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि कोई हार्ट जल्दी हार मान जाएगा कि यार बस इससे ऊपर मेरे से काम नहीं होता, कोई हार्ट देर से हार मानेगा। जो हार्ट तो बड़ी जल्दी हार मान गया है कि अभी थोड़ा वीनस रिटर्न बढ़ा, हार्ट ने कहा बस यार इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता, तो हम कहते हैं ये हाइपो इफेक्टिव हार्ट है, अच्छा हार्ट नहीं है। और एक हार्ट है वो बड़ी देर तक बर्दाश्त करता है, वो वीनस रिटर्न बढ़ता जा रहा है, वो भी अपना काम बढ़ाता जा रहा है, वीनस रिटर्न बढ़ता जा रहा है, वो भी काम बढ़ाता जा रहा है। बहुत देर बाद जाके वो कहता है कि यार अब बस ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम कहते हैं ये हाइपर इफेक्टिव हार्ट है। अच्छा, ये जो हम कार्डियक आउटपुट को बनाते हैं वाई एक्सेस पे और राइट आर्टीरियल प्रेशर को रखते हैं एक्स एक्सेस पे, इससे हमें मिलती हैं कार्डियक आउटपुट कर्व्स। कार्डियक आउटपुट कर्व में क्या होता है, ग्राफ प्लॉट हुआ होता है जिसमें वाई एक्सिस पे कार्डियक आउटपुट होती है और एक्स एक्सिस पे राइट आर्टीरियल प्रेशर। ये हम देखते हैं कर्व को। पहले देखें ये नॉर्मल वाली कर्व, इसमें क्या हुआ, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़, यहाँ से राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ती जा रही है। यहाँ तक देखें तो राइट एट्रियल प्रेशर के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ गई। अब जब मजीद राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ा ना, तो हार्ट ने कहा यार इससे ज्यादा मैं नहीं काम कर सकता। ठीक है, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा ब्लड आ रहा है, वीनस रिटर्न ज्यादा हुआ है। और राइट एट्रियल प्रेशर के बढ़ने से ही आपको याद होगा कि साइनस नोड भी स्ट्रेच होता है और वो वेन ब्रिज रिफ्लेक्स के थ्रू हार्ट की पंपिंग भी तेज करवाता है और मुख्तलिफ तरीकों से हार्ट की पंपिंग तेज करवाता है। तो लेकिन इस हद के बाद
मजीद जब आपका राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ा तो हार्ट ने कहा भाई मेरी अब ये जो कार्डियक आउटपुट है ना ये बस इतनी ही रहेगी कांस्टेंट। बस हार्ट कहता है मैं मैक्सिमम काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा काम मैं नहीं कर सकता। ये जो नीचे वाली कर्व शो की गई ये एक हाइपो इफेक्टिव हार्ट है कि अभी नॉर्मली कार्डियक आउटपुट मिसाल दी हुई है उन्होंने ये 12 पे जाके, मैं कोई यूनिट नहीं बता रहा वैसे बता रहा हूँ, कार्डियक आउटपुट 12 पे जाके कहती है बस ये मेरी बस हो गई। और जो हाइपो इफेक्टिव हार्ट है उसने 10 पे कही है कि बस यार इससे ज़्यादा मैंने नहीं बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट इससे ऊपर जाएगी नहीं। एक हार्ट ने तो 5 पे कही है कि बस यार इससे ऊपर मैंने कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो ये हाइपो इफेक्टिव हार्ट हो गई। और जो हाइपर इफेक्टिव हार्ट है वो बढ़ाते गए कार्डियक आउटपुट बढ़ाते 20 तक ले गया। ठीक है, और तब जाकर 20 के बाद जाके उसने कहा कि अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो मैक्स अगर ये जो प्लेटू फॉर्म हो रहा है, अच्छा ये भी नोट कीजिएगा कि ये प्लेटू फॉर्म होता है, इसको प्लेटू कहते हैं। ये जो कांस्टेंट जगह आती है जहाँ पे कार्डियक आउटपुट सेम हो जाता है, उससे ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाएं तो कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ती। तो प्लेटू एक तरह से हम कह देते हैं इट इज़ द मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट अ हार्ट कैन गिव। ये वो मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट है जो एक हार्ट दे सकता है। हाइपर इफेक्टिव हार्ट में वो मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होती है, हाइपो इफेक्टिव हार्ट में वो मैक्सिमम वैल्यू कम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हाइपर इफेक्टिव हार्ट किन वजूहात से होता है, क्या चीज़ें हैं जो हार्ट को हाइपर इफेक्टिव कर सकती हैं? उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो या तो नर्वस सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा है कि नर्वस सिस्टम इसको कह रहा है कि यार थोड़ा चलो गुंजाइश रखो, चलो थोड़ा सा बढ़ा लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हार्ट मान जाता है। और दूसरा ये है कि हार्ट के मसल्स इतने स्ट्रांग हैं, उनकी हाइपोट्रोफी इतने स्ट्रांग मसल्स हैं कि वो ज़्यादा ब्लड को पंप कर लेते हैं, उनमें इतनी शक्कत है। तो दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम क्या काम कर सकता है? नंबर 1 नर्वस सिस्टम जो वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है, वही जो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था। नंबर 1 नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। वो बता रहे हैं कि 72 बीट्स पर मिनट जो कि नॉर्मल होता है, यहाँ से इंक्रीज करके को 180 से 200 बीट्स पर मिनट तक ले जा सकता है आपका नर्वस सिस्टम। इतना इफेक्टिव होता है नर्वस सिस्टम इस काम के अंदर। अच्छा, और दूसरा नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करने के अलावा कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है कि हर दफा हार्ट जो पंप कर रहा होता है उसकी फोर्स को इंक्रीज करता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को नॉर्मल से दुगना कर सकता है ऑलमोस्ट। ठीक है, हार्ट बीट को कितना बढ़ा दिया? 72 से 180 टू 200, दुगने से भी ज्यादा, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी ऑलमोस्ट दुगना कर दिया। अच्छा, हाइपोट्रोफी क्या होती है? जिस तरह से आपका जो स्केलेटल मसल बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, जो ज़्यादा यूज होते हैं वो उतने ही बड़े हो जाते हैं साइज में। जिस तरह बॉडी बिल्डिंग में हम कोई मसल ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मसल साइज में इंक्रीज कर जाता है, इसी तरह हार्ट भी अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए, मतलब आम स्टेमिना जिनके अंदर होता है, एथलीट्स जो होते हैं उनके अंदर हार्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हार्ट का ज़्यादा यूजेज भी जो होता है वो हाइपोट्रोफी कॉज कर देता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बट नॉट सो मच एक्सेस लोड दैट इट डैमेजेस द हार्ट। मसलन एक बॉडी बिल्डर कुछ ज्यादा वेट उठा ले तो उसके मसल्स डैमेज हो सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि एक हद तक बढ़ाना है आपने वर्कलोड हार्ट के ऊपर, तो इतना नहीं कि वो डैमेज ही हो जाए। अच्छा, एक हद तक वर्कलोड बढ़ता जाएगा तो हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी होगी तो हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर सकेगा। उन्होंने बताया मैराथन रनर्स उनका इंक्रीज मैस बाय 50 टू 75, इतना ज्यादा मैस भी बढ़ जाता है, और कार्डियक आउटपुट कर्व उनकी 60 टू 100% उनकी सारी सी बातें बढ़ जाती है। फिर उन्होंने बताया कि 30 टू 40 लीटर्स पर मिनट भी आपका एक मैराथन रनर जो है वो उसका हार्ट 1 मिनट में इतना ब्लड भी पंप कर सकता है। हमने नॉर्मल क्या पढ़ा था? 5 लीटर्स पर मिनट। लेकिन जब हम भी एक्सरसाइज में होंगे तो यार कुछ ज़्यादा 5 तो नहीं, फिर कोई ऑलमोस्ट 10 के करीब तो करेंगे ना, 10 टू 12 तो हम भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा भी हार्ट बीट तेज होगी, हमारा भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। 10, 12, 15 लीटर्स तक नॉर्मल इंसान में चला जाएगा। लेकिन जो मैराथन रनर्स होते हैं उनका हार्ट का साइज भी इंक्रीज किया हुआ होता है, तो वो 30 टू 40 लीटर्स पर मिनट भी कर सकते हैं। ये एक आम इंसान से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया हाइपर इफेक्टिव हार्ट। फिर हाइपो इफेक्टिव हार्ट की होता है। हाइपो इफेक्टिव हार्ट की कई वजूहत हैं। एक तो आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है। मैंने आपको बताया था अगर आर्टीरियल प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो हार्ट ने क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड भेजना होता है, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है ना, हार्ट ने ब्लड एंटर करवाना है, तो पहले ही प्रेशर ज्यादा है तो एंटर करना मुश्किल होगा। अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर गया है तो हार्ट हालांकि अच्छा हार्ट है लेकिन वो कम ब्लड को पंप कर पाएगा आर्टरीज के अंदर, तो हम कहेंगे कि कार्डियक आउटपुट कम हो गई। दूसरा, नर्वस एक्साइटेशन ही हार्ट की कम हो जाए तो भी मसला हो सकता है। तीसरा, अगर हार्ट की अपनी एरिथमियाज काफ़ी हो रहे हैं, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एब्डोमिनल हार्ट बीट हो रही है तो भी फर्क पड़ेगा। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगी तो क्या होगी? हार्ट के टिश्यूज डेड होना शुरू हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। या कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, वैल्व से जो ब्लड है मोहतरम वापस हार्ट बेचारा पंप करता है, वैल्व से कुछ ब्लड वापस चला जाता है, कोई इस तरह का मसला है। मायोकार्डिटिस हार्ट की इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन हुई है हार्ट की, तो भी बहुत इशू है। कार्डिक हाइपोक्सिया, हार्ट के अपने टिश्यू बेचारे को ऑक्सीजन ही नहीं पूरी मिल रही,
खुराक ही नहीं मिलेगी तो काम बेचारा क्या खा करेगा। तो ये वो सारी कंडीशन है जिनके अंदर हार्ट हाइपो इफेक्टिव होता है, यानी कम इफेक्टिव होता है। फिर आता है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन द कंट्रोलिंग कार्डियक आउटपुट। मैंने ये देखा था हमने कि ये जो आर्टीरियल प्रेशर था ये नॉर्मल रह रहा था, कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे और आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल रह रहा था। ये जो आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मल रखा हुआ है ये नर्वस सिस्टम ने रखा हुआ है। यही चीज़ वो यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं कि एक इंसान है उसके अंदर नर्वस सिस्टम को फंक्शनल रखा हुआ है और एक के अंदर नर्वस सिस्टम को फंक्शनल नहीं रखा हुआ। जिसके अंदर नर्वस सिस्टम को फंक्शनल रखा हुआ है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये देखिए कार्डियक आउटपुट बढ़ता जा रहा है, कार्डियक आउटपुट वेरी कर गया लेकिन उसने आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मल रख लिया। कार्डियक आउटपुट वेरी कर गया, आर्टीरियल प्रेशर को उसने नॉर्मल रख लिया। दूसरे में कार्डियक आउटपुट उतना नहीं बढ़ सका। ये हमने किया क्या है, बेसिकली एक ड्रग हमने इंजेक्ट की है, डायनेट्रोफिनॉल। एक डॉग के अंदर ड्रग इंजेक्ट करते हैं डायनेट्रोफिनॉल। ये ड्रग क्या करती है, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बहुत डिक्रीज कर देती है। यानी ये ड्रग क्या करती है, ये जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ना इसको यहाँ डिक्रीज कर देती है। अब नॉर्मल डॉग के अंदर जिसके अंदर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसके अंदर तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज की, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गई, आर्टीरियल प्रेशर सेम रहा। लेकिन जिसके अंदर ये काम नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा उसके अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करने से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्डियक आउटपुट को तो नर्वस सिस्टम ने इंक्रीज करना होता है वेन ब्रिज रिफ्लेक्स के थ्रू। कार्डियक आउटपुट इतनी इंक्रीज नहीं कर पाएगी, नतीजा क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर आपका इफेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर को कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकी तो कार्डियक आउटपुट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की जो इनको मल्टी प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी। अब ये देखें हुआ क्या, जो डॉटेड लाइन है उसमें देखें कार्डियक आउटपुट उस तरह इंक्रीज नहीं कर सकी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकी तो आर्टीरियल प्रेशर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सका, आर्टीरियल प्रेशर बेचारा कम हो गया। ठीक है, हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर रहे थे, आर्टीरियल प्रेशर ने सोचा कि चलो यार कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, मेरा हिसाब बराबर रहेगा, लेकिन नर्वस सिस्टम को ख़राब किया हुआ था तो कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ी, आर्टीरियल प्रेशर बेचारे को कम होना पड़ गया। तो ये हमने पढ़ लिया कि मेंटेनेंस किस तरह से होती है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है 10 मेंटेनेंस ऑफ अ नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर बाय द नर्वस रिफ्लेक्सेस। ये वो चीज़ें जो हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर भी डिस्कस कर ली थी। फिर आ गया था इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज द आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जाहिर बात है जो आर्टीरियल प्रेशर है वो आपके पास एक्सरसाइज के अंदर वो वेरी होना चाहेगा, क्योंकि जो आपके टिश्यूज हैं वो कहेंगे हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए, वो वेजोडाइलेशन करवा देंगे, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। लेकिन नर्वस सिस्टम कहेगा यार टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का आर्टीरियल प्रेशर पे असर नहीं आना चाहिए, आर्टीरियल प्रेशर कम ना हो। नतीजे से नर्वस सिस्टम हार्ट से कहेगा कि जनाब वेजोडाइलेशन हो गई है, आप ज़्यादा ब्लड पंप करें बराए मेहरबानी, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। हमने जैसे पढ़ा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, वही चीज़ है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो दोबारा नॉर्मल रहेगा। ठीक, तो आर्टीरियल प्रेशर को गिरने नहीं देता नर्वस सिस्टम, ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया। वरना आर्टीरियल प्रेशर गिर गया तो वेजोडाइलेशन के नतीजे में आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा और हार्ट रेट को फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, तो एक्सरसाइज में इंसान बेचारा कोलैप्स कर जाएगा। एक और बात उन्होंने कही है कि नर्वस सिस्टम ना सिर्फ आर्टीरियल प्रेशर को गिरने नहीं देता बल्कि हमने नोटिस किया वो थोड़ा सा बढ़ा भी देता है, स्लाइटली आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कुछ एक्स्ट्रा 30 to 100% एक्स्ट्रा इंक्रीज कर जाता है। अब आर्टीरियल प्रेशर असूलन क्या होना चाहिए था, वेजोडाइलेशन हुई, आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर गया, चलो जी कार्डियक आउटपुट को पता ही कुछ नहीं चला। लेकिन होता क्या है, वेजोडाइलेशन होती है, नर्वस सिस्टम कहता है यार आर्टीरियल प्रेशर फॉल नहीं कराना, जो मर्जी करो, हार्ट कहता है चलो मैं हार्ट बीट बढ़ा लेता हूँ, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। ठीक है, ऊपर से आर्टीरियल प्रेशर फॉल तो क्या होना था, आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो जाहिर बात है कार्डियक आउटपुट और ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ट को ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। अच्छा, फिर कहते हैं पैथोलॉजिकली हाई और लो कार्डियक आउटपुट्स के, ये तो हमने नॉर्मल कंडीशंस पढ़ ली। अब कुछ कंडीशन में ये जो आपके पास कार्डियक आउटपुट है ये बहुत हाई होती है, ये बहुत लो होती है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होने की क्या वजह है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का कम होना, जो इन बीमारियों के ऊपर लिखा है बेरी एवी शंट्स, इन वजूहात से हो सकते हैं। तो अब वो डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो बताया कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा तब होगी जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम का क्या मतलब है, वेजोडाइलेशन होगी। अब वो किन किन वजूहात से होती है सारी पैथोलॉजी से डिस्कस की हुई है। नंबर 1, बेरी में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो न्यूट्रिएंट्स नहीं बन पाते, तो जो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते तो वेजोडाइलेशन हो जाती है। वेजोडाइलेशन होगी तो क्या हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, तो बेरी में कार्डियक आउटपुट इस वजह से ज़्यादा हो गई।
एवी फस्टूला जो होता है इसके अंदर एक आर्टरी और एक वेन आपस में मिल जाते हैं। हालांकि सूरन आर्टरी और वेन्स को कैपिलरीज के पूरे नेटवर्क के कैपिलरी बेड के थ्रू गुजरना चाहिए था। कैपिलरी बेड में अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस होनी थी। जब ब्लड को सीधा ही कुछ रूट मिल जाए, कोई इतना डायरेक्ट रूट मिल जाए आर्टरी, एक लार्ज आर्टरी से एक लार्ज वेन में जाने का, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है, नतीजतन कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ा देता है। थायराइड हर वक्त ही बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज कर जाता है। बेसिक मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है जिस वजह से आर्टीरियल प्रेशर कम होने की कोशिश करता है। दूसरा, आपके जो टिश्यूज हैं उनको कम ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि एनीमिया हुआ हुआ है, हीमोग्लोबिन कम है, कम ऑक्सीजन पहुंच रही है। जब कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो टिश्यूज के लिए हमें ज्यादा ब्लड की जरूरत है, नतीजतन कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो 4 कंडीशन में कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। अब कार्डियक आउटपुट कम किस वजूहत से होता है? 2 तरह की वजूहत हो सकती हैं। या तो आपका हार्ट बेचारा सही से काम ही नहीं कर सकता, और दूसरा यही कि वीनस रिटर्न कम हो रहा है, यानी हार्ट के अंदर ब्लड कम जा रहा है। तो पहले डिस्कस करेंगे कि हार्ट किन वजूहत से सही काम नहीं कर पाता। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, मायोकार्डिटिस यानी इन्फेक्शन, कोई ऐसी वजूहत है जिसमें हार्ट बेचारा सही से काम ही नहीं कर पा रहा। और जब हार्ट असल रिक्वायरमेंट से कम ब्लड पंप करे, कम काम कर पाए, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक शॉक। जिसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक शॉक। कार्डियक शॉक क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। और दूसरी चीज ये है कि हार्ट के अंदर ब्लड आ ही कम रहा है, इसलिए शायद कार्डियक आउटपुट कम हुई हुई है। और हार्ट के अंदर ब्लड कम आने की जो वजूहत हैं वो ऑलमोस्ट अपोजिट होंगी कि या तो ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम है तो हार्ट के अंदर ब्लड कम आ रहा है, या कोई वेन्स डायलेट कर गई हैं। जब वेन्स डायलेट करती हैं, जब आर्टरीज डायलेट की थी तो क्या हुआ था? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई थी और कार्डियक आउटपुट बढ़ गई थी। लेकिन जब वेन्स डायलेट कर जाए ना, तो वेन्स अपने अंदर ही ब्लड को रिजर्वॉयर कर लेती हैं। कुछ ब्लड वेन्स में रह जाता है, हार्ट के अंदर कम ब्लड जा पाता है। यानी ब्लड अच्छा भला हार्ट में जा रहा था, वेन्स डायलेट कर गई, अब क्या हुआ? हार्ट ब्लड जो है वो सुकून से वेन्स में रह गया, तो नतीजतन हार्ट वेनस रिटर्न कम हो जाता है और उससे भी फर्क पड़ता है, आपके कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। या कोई लार्ज वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, इससे भी वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। या डिक्रीज टिश्यू मैस है, नॉर्मल एजिंग के साथ जो मैंने आपको बताया था कि जो स्केलेटल मसल्स वगैरह भी हैं वो भी आपके डैमेज हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, तो उनके नतीजे में जारी बात है मेटाबॉलिज्म कम होगा, ब्लड आएगा भी कम और वेनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, अच्छा जी मेटाबॉलिक रेट ही कम है। एक बंदे के मसल से सही है लेकिन वो लेटा ही रहता है, कोई मसल काम कुम ही नहीं करते, तो भी कम ब्लड वेजो कंस्ट्रिक्शन रहेगी कि जी बस ठीक है हमें इससे ज़रूरत ही नहीं है, तो भी ऐसे ही होगा कि वेनस रिटर्न कम होगा। तो ये 5 वजूहत है जिनकी वजह से वेनस रिटर्न जो है वो कम हो सकता है और नतीजतन कार्डियक आउटपुट भी लो होगा। अच्छा, फिर सर्कुलेटरी शॉक बेसिकली क्या होता है? मोर और लेस वही चीज़ है जो हमने पीछे कार्डियक शॉक में पढ़ी थी। सर्कुलेटरी शॉक में वही है कि जो रिक्वायरमेंट से कार्डियक आउटपुट कम है, जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतनी उससे कम है आपके पास कार्डियक आउटपुट। ठीक हो गया, दोनों में एक डेफिशिएंसी बॉडी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा, अब मोर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट रेगुलेशन। अच्छा, अब कार्डियक आउटपुट में हम ये देख रहे हैं कि अच्छा कार्डियक आउटपुट को कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट, एक तो हार्ट की अपनी पंपिंग एबिलिटी, एक और चीज़ है वो है हार्ट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर पड़ रहा है वो किस तरह से हार्ट को इफेक्ट कर रहा होता है। अब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नली हार्ट के ऊपर जो प्रेशर था, जो उसकी कैविटी की वजह था, जिस भी वजह था, वो प्रेशर बढ़ गया है। अब क्या होगा? जब हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो हार्ट के अंदर ब्लड कम आएगा। जाहिर सी बात है, हार्ट पे प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड कम आएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। तो कार्डियक आउटपुट कर्व जो है वो राइट साइड पे, यानी अब जब ब्लड कम आएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगी, तो क्या होगा? आर्टरीज में प्रेशर बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा। हमने ये देखो ना कई दफा डिस्कस कर चुके हैं यार, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी तो उससे आर्टीरियल प्रेशर जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन पहले हमने कहा था कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया तो आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मसला नहीं है, कार्डियक आउटपुट इसलिए कम हो रही है कि हार्ट के अंदर प्रेशर ही बढ़ गया है, हार्ट के अंदर प्रेशर ही बढ़ गया है। तो अब वेनस रिटर्न के लिए आर्टरीज क्या करेंगी? अपने प्रेशर को इंक्रीज करेंगी कि यार हार्ट के अंदर ब्लड भेजना है, हार्ट का प्रेशर ज्यादा है, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा आर्टीरियल प्रेशर पे वही कार्डियक आउटपुट कर्व मिलेगी आपको। तो हम कहेंगे कि ये जो कर्व है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। राइट साइड का क्या मतलब है? राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है। जब राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, ये किस कर्व में? इस कर्व में, यहाँ पे देखें, मैंने कहा था राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो वेनस रिटर्न के साथ साथ होता है। वेनस रिटर्न ज्यादा होता है तो राइट एट्रियल प्रेशर ज्यादा होता है।
दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जब राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वीनस रिटर्न को ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा प्रेशर अपनाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए राइट एट्रियल प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कार्डियक आउटपुट कर्व है ये भी राइट साइड पे शिफ्ट करती चली जा रही है। असल में इन दोनों ग्राफ्स में फ़र्क क्या है, आप देखें ये भी राइट एट्रियल प्रेशर और कार्डियक आउटपुट है, और यहाँ पे जो पहले हमने डिस्कस किया ये भी राइट एट्रियल प्रेशर और कार्डियक आउटपुट है। फ़र्क क्या है, इसमें एक मखसूस राइट एट्रियल प्रेशर है। राइट एट्रियल प्रेशर जो रेज कर रहा है वो वीनस रिटर्न के ज़्यादा होने की वजह से कर रहा है, तो हमारा कार्डियक आउटपुट बहुत स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, राइट। यहाँ पे राइट एट्रियल प्रेशर वीनस रिटर्न ज़्यादा होने की वजह से नहीं इंक्रीज कर रहा, बल्कि राइट एट्रियल प्रेशर हार्ट के ऊपर पड़ने वाले एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इंक्रीज कर गया है। वीनस रिटर्न नहीं बढ़ रहा है इतना, बल्कि हार्ट के ऊपर प्रेशर ही इतना पड़ रहा है कि वीनस रिटर्न इसकी वजह से कम हो जाता है बेचारा। तो फिर क्या होता है कि जो सारी कार्डियक आउटपुट कर्व है वही राइट साइड पे शिफ्ट कर जाती है। यानी पहले ऑलमोस्ट 0 mmHg पे जो काम हो रहे थे अब वो +2 mmHg पे काम होगा। अब वो ज़्यादा प्रेशर पे उतना ही आउटपुट कार्डियक आउटपुट होगा, क्योंकि पहले मिसाल के तौर पे 0 प्रेशर पे जो कार्डियक आउटपुट निकल रहा था अब +4 हो गया है, तो कार्डियक आउटपुट उतना तो नहीं निकल सकता। अब आर्टीरियल प्रेशर पे जब ज़्यादा हो जाएगा तब कार्डियक आउटपुट उस तरह का होगा, ठीक। तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है आपके राइट एट्रियल प्रेशर पे, यानी कि हार्ट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ या कम रहा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर किस तरह से हार्ट के ऊपर चेंज होता है वो लिखा हुआ है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर जाहिर सी बात है हार्ट के अंदर प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। ब्रीदिंग अगेंस्ट नेगेटिव प्रेशर, कि नेगेटिव प्रेशर आप उसको ब्रीद इन कर रहे हैं तो नेगेटिव प्रेशर से जाहिर बात है अंदर भी नेगेटिव प्रेशर जाएगा, अंदर भी नेगेटिव प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज प्रेशर। आप किसी जगह ब्रीथ करें जहाँ प्रेशर बहुत कम है तो अंदर का भी आपके चेस्ट कैविटी का भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो नतीजतन क्या होगा, जब प्रेशर कम होगा तो ये जो कर्व है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो राइट साइड पे, तो कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर गई। अगर पॉजिटिव प्रेशर में ब्रीथ कर रहे हैं यानी कि हाईली प्रेशर वाली जगह जहाँ पे ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उससे कर्व राइट साइड पे शिफ्ट करेगी। या थोरेसिक केज को ओपन किया गया है, थोरेसिक केज के ओपन करने से इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि थोरेसिक केज को ओपन कर रहे हैं, प्रेशर के इंक्रीज करने से जारी बदर कार्डियक आउटपुट कर्व जो राइट साइड पे शिफ्ट कर रही है। कार्डियक टेम्पोनेट एक फर्क किस्म की कंडीशन है। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हो गया है। पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हो गया है, थोड़ा सा उसने हार्ट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें एक जो फर्क चीज है वो ये कि जैसे जैसे ब्लड हार्ट के अंदर आना शुरू होगा ये कार्डियक टेम्पोनेट मजीद असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसने हार्ट का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया हुआ है, लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है तो फिर ये ज्यादा दर्द करना शुरू कर देगा, ज्यादा असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पे किसी ने मेरी उंगली के सामने ये सुई रखी हुई है, मुझे पेन तो कर रही है लेकिन अगर मैंने हाथ को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर पेन बढ़ जाएगी। इसी तरह से कार्डियक टेम्पोनेट एक्सटर्नल प्रेशर तो अप्लाई कर रहा होता है, लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करे हार्ट तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है आपके पास, ये देखिए थोड़ी सी ये राइट साइड पे शिफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाना चाहिए कार्डियक आउटपुट बढ़ रही होती है ये मजीद राइट पे शिफ्ट हो रही है। एक तो इसकी ये देख रहे हैं ये कर्व की बेस और ये कर्व की बॉडी अगर मैं कंसीडर करूं तो ये बेस तो बाकी सबकी बेस शिफ्ट हो रही थी और फिर बॉडी भी एज इट इज शिफ्ट हो रही थी। इसकी बेस तो शिफ्ट हो गई लेकिन बॉडी मजीद शिफ्ट हो गई राइट साइड पे जब आपने कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना शुरू किया। ये कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन है, ठीक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको कॉम्बिनेशन बताया हुआ दो चीज़ों का कि हाइपर और हाइपो इफेक्टिव हार्ट की वजह से ये प्लेटो ऊंचा ही नीचे बन रहा था, यानी कि हार्ट देर से थकता था या हार्ट जल्दी थकता था, ये चीज़ तो याद होगी आपको। और अब उन्होंने कहा एक्सटर्नल प्रेशर को भी जब हम इसके साथ साथ देखेंगे तो वो राइट और लेफ्ट शिफ्ट होने वाली चीज़ को भी देखेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर गया है और हार्ट हाइपर इफेक्टिव है तो ये राइट साइड पर आ गई और कर्व ऊपर चली गई। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर गया है और हार्ट हाइपो इफेक्टिव भी हो तो ये कर्व नीचे भी बनेगी और ये लेफ्ट साइड पे भी चली जाएगी नॉर्मल से। तो ये उन्होंने दोनों चीज़ों को, दोनों कंडीशंस को इकट्ठा एक ही कर्व में डाल के दिखाया कि वो किस तरह से कर्व इफेक्ट होगी। आगे आता है फिर वीनस रिटर्न कर्व्स। अभी तक हमने कार्डियक आउटपुट कर्व्स पढ़ी, अब आगे जो वीनस रिटर्न कर्व्स हैं इनको हम इंशाल्लाह पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस करेंगे।